Starting with the second part of the digestion, here digestion of the food, digestion of food. डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस के थ्रू अकम्प्लिश हो जाती है। ठीक है, बक्कल कैविटी दो मेजर फंक्शन परफॉर्म करती है। सबसे पहला फूड का मेस्टिकेशन, साथ ही साथ निकलने में उसको फैसिलिटेट करना, खाने को निकलने में फैसिलिटेट करना। टीथ और टंग सलाइवा की मदद से फूड को मेस्टिकेट करते हैं, आपस में मिक्सअप करते हैं पूरी तरीके से। म्यूकस सलाइवा के अंदर फूड पार्टिकल को मेस्टिकेट करके उसको लुब्रिकेट करता है। म्यूकस लुब्रिकेट करता है, साथ ही साथ उसको एधर मतलब एक साथ इकट्ठा करके उसको बोलस फॉर्म में फॉर्म कर देता है, बोलस की फॉर्म में फॉर्म कर देता है। म्यूकस सलाइवा के अंदर लुब्रिकेट करते हैं और साथ ही साथ एधरिंग द मेस्टिकेटेड फूड पार्टिकल इनटू बोलस फॉर्म में उसको फॉर्म कर देता है। बोलस फिर उसके बाद फेरिंग से होता हुआ इसोफेगस से पास होगा और बाय स्वेलोइंग बोलस फेरिंग से कन्वेड होगा, फिर उसके बाद बोलस पास होगा फेरिंग्स में, फिर उसके बाद ईसोफेगस में बाय स्वेलिंग या फिर डिग्लूटेशन। बोलस फिर फर्दर पास डाउन होता है ईसोफेगस से बाय मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, सक्सेसिव वेव्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। बोलस फर्दर पास होता जाता है ईसोफेगस के थ्रू, वहाँ पर क्या होता है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिन्हें पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? पेरिस्टाल्सिस। गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर है जो फूड के पैसेज को कंट्रोल करता है जब फूड की एंट्री इसोफेगस से कहाँ हो रही हो, स्टमक में हो रही हो। सलाइवा सीक्रेट होता है ओरल कैविटी में, उसके अंदर आप देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, और साथ ही साथ एंजाइम होते हैं सलाइवरी एमाइलेज और लाइसोजाइम। केमिकल प्रोसेस डाइजेशन की ओरल कैविटी में स्टार्ट हो जाती है, इनिशिएट हो जाती है कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम की मदद से बाय द हाइड्रोलाइटिक एक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज। वहाँ पर क्या होता है ओरल कैविटी में सलाइवरी एमाइलेज प्रेजेंट होता है, जिसका काम क्या होता है कार्बोहाइड्रेट को स्प्लिट करने का काम होता है। ठीक है, लगभग 30% स्टार्च यहाँ पर हाइड्रोलाइज हो जाता है और ऑप्टिमम पीएच जो है इसके लिए सलाइवरी एमाइलेज के लिए वो कितना है 6.8, और ये दो डाइसेक्राइड में टूट जाता है इंटू दो में नहीं, मतलब एक यूनिट है जिसका नाम डाइसेक्राइड है, माल्टोस। ठीक है, दो ग्लूकोज के यूनिट से माल्टोस बनता है, इस वजह से उसको डाइसेक्राइड कहा गया। तो स्टार्च लगभग 30% स्टार्च हाइड्रोलाइज हो जाता है सलाइवरी एमाइलेज की प्रेजेंस में, और सलाइवरी एमाइलेज के लिए ऑप्टिमम पीएच 6.8 है, जो स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है माल्टोस में, और माल्टोस क्या है एक डाइसेक्राइड है। लाइसोजाइम जो सलाइवा के अंदर प्रेजेंट है वो एज एंटीबैक्टीरियल एजेंट काम करता है जो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूकस म्यूकोसा जो स्टमक की उसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। स्टमक के अंदर जो म्यूकोसा होती है उसके अंदर क्या होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, और गैस्ट्रिक ग्लैंड के 3 मेजर टाइप्स होते हैं सेल के। कितने? 3 मेजर टाइप के होते हैं सेल। एक म्यूकस नेक सेल होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर 3 मेजर टाइप के सेल प्रेजेंट होता है। एक म्यूकस नेक सेल प्रेजेंट होता है, दूसरा पेप्टिक और चीफ सेल प्रेजेंट होता है, और थर्ड है पैराइटल या फिर ऑक्जेंटिक सेल। म्यूकस नेक सेल का क्या होगा, वो म्यूकस को सिक्रेट करेगा। पेप्टिक का या फिर चीफ सेल का काम क्या होगा, वो प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन को सिक्रेट करेगा। और पैराइटल या फिर ऑक्जेंटिक सेल जो HCl को सिक्रेट करता है, और इंट्रिंसिक फैक्टर को। ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है, ये विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में बहुत ज़्यादा काम आता है, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में। ठीक है, पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल HCl को सिक्रेट करते हैं, या फिर इंट्रिंसिक फैक्टर जो फैक्टर एसेंशियल है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन B12। स्टमक लगभग 4 से 5 घंटे तक खाने को स्टोर करता है। फूड थोरोली गैस्ट्रिक जूस के थ्रू एसिडिक गैस्ट्रिक जूस के थ्रू मिक्सअप हो जाता है। चर्निंग मूवमेंट भी होते रहते हैं मस्कुलर वॉल में, उसके थ्रू क्या होता है गैस्ट्रिक जूस आपस में, और साथ साथ चर्निंग मूवमेंट से फूड क्या हो जाता है पूरे तरीके से मिल जाता है गैस्ट्रिक जूस से। और अब इस वक्त उसको जो ये एक कंप्लीट क्या कहना चाहिए बोलस नहीं होगा, लेकिन अब यहाँ पर क्या है स्टमक के अंदर जो ये पूरे तरीके से खाने को मिक्सअप करके वो बन चुका है, उसको क्या कहेंगे काइम कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर अब खाने को क्या बोलेंगे काइम। प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन HCl की प्रेजेंस में एक्टिव हो जाता है इंटू एंजाइम पेप्सिन, जो कि स्टमक का क्या है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। दैट मीन्स वो प्रोटीन पर वर्क करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करेगा। कौन? पेप्सिनोजन HCl की प्रेजेंस में आके क्या हो जाता है एक्टिव हो जाता है इंटू द पेप्सिन, और ये क्या है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है स्टमक का। पेप्सिन प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है इंटू द प्रोटीएसेस और पेप्टाइड्स में।
म्यूकोसल बाइकार्बोनेट जो गैस्ट्रिक जूस के अंदर प्रेजेंट है वो लुब्रिकेट में और साथ ही साथ म्यूकोसल एपिथेलियम को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम दी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड HCl। वहाँ पर क्या है, स्टमक में क्या हो रहा है, HCl का भी सिक्रेशन हो रहा है, तो वहाँ पर म्यूकोसा का ये है कि डैमेज ना हो। जो HCl हाईली एसिडिक कंडीशन वहाँ पर प्रेजेंट है, तो वो म्यूकोसल एपिथेलियम को डैमेज ना करे, इसके लिए क्या प्रेजेंट है वहाँ पर, म्यूकस है और बाइकार्बोनेट है। ये क्या करता है, म्यूकस और बाइकार्बोनेट क्या करता है, ये लुब्रिकेट करता है और साथ साथ प्रोटेक्ट करता है म्यूकोसल एपिथेलियम को फ्रॉम एक्सकोरिएशन, दैट मीन्स उसके इफेक्ट से बाय द हाईली कॉन्सेंट्रेट HCl एसिड। HCl एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर देता है लगभग pH 1.8, जो ऑप्टिमल होता है पेप्सिन के लिए, ठीक है। पेप्सिन को अगर काम करना है, जो प्रोटीलेटिक एंजाइम है उसके लिए एसिडिक कंडीशन चाहिए, तो वो HCl प्रोवाइड कर देता है। रेनिन क्या है, RENNIN, ठीक है। यहाँ पे क्या है, NNIN है। आगे हम कितने में पढ़ेंगे, वो भी रेनिन होता है। रेनिन एक प्रोटीलेटिक एंजाइम है जो गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है इन्फेंट की। वो मदद करता है मिल्क प्रोटीन के डाइजेशन में, और कुछ अमाउंट में लाइपेज भी सीक्रेट होती है बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तरीके के मूवमेंट जनरेट होता है मस्कुलरिस लेयर से स्मॉल इंटेस्टाइन की। ये मूवमेंट मदद करते हैं फूड को थोरोली मिक्सअप में, और इंटेस्टाइन में वेरियस सिक्रेशन होती है उनको थोरोली मिक्सअप करने में, ठीक है। इंटेस्टाइन के अंदर काफ़ी तरीके के वहाँ से पेंक्रियास और बाइल जूस और इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट होंगे, तो उन सिक्रीशन को फूड से आपस में अच्छे से मिक्सअप हो जाए, तो उसके लिए वहाँ पर क्या है, मस्कुलरिस लेयर स्मॉल इंटेस्टाइन की एक तरीके काफ़ी टाइप के मूवमेंट परफॉर्म करती है। तो यहाँ पर किस इंटेस्टाइन के अंदर किस चीज़ की सिक्रेशन होगी, बाइल की हो जाएगी, पेंक्रियाटिक जूस की हो जाएगी और इंटेस्टाइनल जूस की हो जाएगी, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये सब चीज़ें आ जाती है, इनका सिक्रेशन आ जाता है बाइल का, पेंक्रियाटिक जूस का और इंटेस्टाइनल जूस का। बाइल, पेंक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस क्या है, सिक्रेशन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में इनकी सिक्रेशन हो जाएगी, ठीक है। बाइल की, पेंक्रियाटिक जूस की और इंटेस्टाइनल जूस की। पेंक्रियाटिक जूस और बाइल क्या है, हिपैटोपेंक्रियाटिक डक्ट से रिलीज़ होता है। पेंक्रियाटिक जूस और बाइल हिपैटोपेंक्रियाटिक डक्ट से रिलीज़ होते हैं, ठीक है। बाइल का क्या है सिक्रेशन, बाइल कहाँ से आ रहा है, लीवर से आ रहा है, ठीक है, तो हिपैटो लीवर से बना है। और पेंक्रियाटिक डक्ट मतलब पेंक्रियाटिक जूस, ठीक है। तो पेंक्रियाटिक जूस और बाइल का बाइल जो रिलीज़ होता है वो कौन से डक्ट से होते हैं, हिपैटो पेंक्रियाटिक डक्ट। बाइल एक्चुअली कहाँ से आ रहा है, लीवर से आ रहा है, तो हिपैटो वर्ड कहाँ से है, लीवर से आया है। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, हिपैटो पेंक्रियाटिक डक्ट के अंदर पेंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस का सिक्रेशन, बाइल जूस होता है। पेंक्रियाटिक जूस के अंदर इनएक्टिव एंजाइम होता है ट्रिप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमाइलेज, लाइपेज एंड न्यूक्लियस, ठीक है। पेंक्रियाटिक जूस के अंदर क्या क्या होगा, इनएक्टिव एंजाइम होते हैं। सबसे पहली बात ये इनएक्टिव एंजाइम होते हैं ट्रिप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमाइलेज, लाइपेज एंड न्यूक्लियस। ट्रिप्सिनोजन एक्टिवेट हो जाए बाय एंजाइम एंटेरोकाइनेज इंटेस्टाइनल म्यूकोसा सीक्रेट होता है, और ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा सीक्रेट होने वाला एंटेरोकाइनेज ये क्या कर देगा, ट्रिप्सिनोजन को एक एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट कर देगा ट्रिप्सिन में, जो फिर फर्दर सारे एंजाइम को पेंक्रियाटिक जूस के अंदर प्रेजेंट जितने भी इनएक्टिव एंजाइम उनको सबको क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। कौन, ट्रिप्सिन। और ट्रिप्सिन को कौन एक्टिवेट कर रहा है, एंटेरोकाइनेज, जो कहाँ से सीक्रेट हो रहा है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से, ठीक है। यहाँ से फिर हम देखते हैं कि बाइल जो रिलीज़ हो रहा है ड्यूडेनम के अंदर, उसके अंदर क्या है, बाइल पिगमेंट है, बाइलीरुबिन, बाइलीवर्डिन, बाइल सॉल्ट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल और साथ साथ फॉस्फोलिपिड भी होता है, लेकिन बिल्कुल भी एंजाइम नहीं होता है, ठीक है। बाइल के अंदर बाइल पिगमेंट्स होते हैं, बाइल सॉल्ट होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, फॉस्फोलिपिड्स होता है, लेकिन कोई भी एंजाइम नहीं होता है। बाइल फैट के इमल्सिफिकेशन में मदद करता है, दैट मीन्स उसको फैट को स्मॉल माइसेल्स में तोड़ देता है, और बाइल साथ साथ एक्टिवेट करता है लाइपेज को। बाइल क्या करता है, लाइपेज को एक्टिवेट करता है, ठीक है। इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम के अंदर गोबलेट सेल होते हैं, गोबलेट सेल वहाँ पर भी थे स्टमक की एपिथेलियम में गोबलेट सेल, ठीक है, वहाँ पे भी म्यूकस का सिक्रेशन हो रहा था। इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम के अंदर क्या होता है, गोबलेट सेल होते हैं जो म्यूकस को सिक्रेट करते हैं, और म्यूकोसा की सिक्रेशन के साथ साथ द सिक्रेशन ऑफ द ब्रश बॉर्डर सेल ऑफ द म्यूकोसा अलॉन्ग विद द सिक्रेशन ऑफ द गोबलेट सेल कॉन्स्टिट्यूट द इंटेस्टाइनल जूस और सक्कस एंटेरिकस। अब ये बता रहे हैं कि इंटेस्टाइनल जूस और सक्कस एंटेरिकस क्या है, ठीक है। तो
म्यूकोजा के अंदर ब्रश बॉर्डर सेल होते हैं, उसकी सिक्रीशन और साथ साथ गोबलेट सेल की सिक्रीशन क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? इंटेस्टाइनल जूस, गोबलेट सेल की सिक्रीशन प्लस ब्रश बॉर्डर सेल्स, सिक्रीशन ऑफ द ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ द म्यूकोजा प्लस गोबलेट सेल की सिक्रीशन कॉन्स्टिट्यूट करती है इंटेस्टाइनल जूस को और सक्कस एंटेरिकस को। इस जूस के अंदर काफ़ी तरीके के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जैसे डाइसैकेराइडेज हो गया, माल्टेज, डाइपेप्टाइडेज, लाइपेज, न्यूक्लियोसाइडेज। द म्यूकस along with the bicarbonate from the pancreas protect the intestinal mucosa from acid as well as provide an alkaline medium pH 7.8 for enzymatic activities। म्यूकस बाइकार्बोनेट के साथ जो पेंक्रियास से आ रहा है, पेंक्रियास से पेंक्रियाटिक जूस और बाइकार्बोनेट का सिक्रीशन होता है। तो कह रहे हैं म्यूकस और बाइकार्बोनेट दोनों आपस में मिलकर इंटेस्टाइनल म्यूकोजा को प्रोटेक्ट करते हैं एसिड से और साथ साथ एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करते हैं pH 7.8 फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी। यहाँ पर जो है एसिड, यहाँ पर जो है देखो स्टमक में कितना है pH बताया था, 1.8 बताया था, pH 1.8। सबसे पहले बात यहाँ पे pH दिया है 6.8 स्टार्च के लिए, स्टार्च के हाइड्रोलिसिस के लिए ऑप्टिमम pH 6.8 और यहाँ पे सलाइवरी एमाइलेज के बारे में दिखाया था कि pH 6.8 ऑप्टिमल है सलाइवरी एमाइलेज के लिए। फिर उसके बाद pH 1.8 आता है HCl के लिए, जो HCl प्रोवाइड करता है pH 1.8 और ये ऑप्टिमल होता है पेप्सिन के लिए। और फिर तीसरा pH के बारे में इन्होंने दिखाया है 7.8, जहाँ पर इन्होंने इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में दिखाया है कि एल्कलाइन मीडियम यहाँ पर प्रेजेंट होता है 7.8 फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़। यहाँ पर एंजाइम को वर्क करने के लिए एल्कलाइन मीडियम की ज़रूरत होती है और ये एल्कलाइन मीडियम कौन प्रोवाइड करता है? बाइकार्बोनेट और साथ साथ म्यूकस, कहाँ से? पेंक्रियास से जो सिक्रेट हो रहा है। सब म्यूकोजल ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड आल्सो हेल्प इन दिस। और इस काम में सब म्यूकोजल ग्लैंड के अंदर ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं और ये भी इसमें मदद करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इंटेस्टाइनल में दिखा रहे हैं कि किस किस चीज़ का डाइजेशन होगा। तो जैसे वहाँ पे प्रोटीन का हो गया था, स्टमक के अंदर प्रोटीन टूट गए थे पेप्टोन्स में, प्रोटीएसिस में, तो यहाँ पर इंटेस्टाइन इन पेप्टोन्स को, प्रोटीन्स को फर्दर स्मॉलर यूनिट में तोड़ देता है इनटू द डाइपेप्टाइड विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ये सब क्या है? प्रोटीन पर काम करने वाले हैं, ठीक है। प्रोटीलेटिक एंजाइम है सब, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ये क्या करेंगे? जो पार्शली हाइड्रोलाइज, यहाँ पर लिखा है प्रोटीन प्रोटीएसेस और पेप्टोन, जो पार्शली हाइड्रोलाइज प्रोटीन है काइम के अंदर जो स्टमक में था, काइम जो इंटेस्टाइन में आ रहा है, ठीक है। प्रोटीन प्रोटीएसेस पेप्टोन जो पार्शली हाइड्रोलाइज प्रोटीन है इन द काइम के अंदर, वो क्या करते हैं? इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं और यहाँ पर प्रोटीलेटिक एंजाइम इन पर, पेंक्रियाटिक जूस के प्रोटीलेटिक एंजाइम इन पर वर्क करते हैं और फर्दर इसको तोड़ देते हैं इनटू सब स्मॉलर यूनिट दैट इज़ डाइपेप्टाइड्स। कार्बोहाइड्रेट जो काइम के अंदर प्रेजेंट है वो हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो काइम के अंदर प्रेजेंट है वो हाइड्रोलाइज हो जाते हैं पैंक्रियाटिक एमाइलेज में, पैंक्रियाटिक एमाइलेज के थ्रू इनटू द डाइसैकेराइड। यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया, पैंक्रियाटिक एमाइलेज हाइड्रोलाइज करेगा कार्बोहाइड्रेट को जो काइम के अंदर प्रेजेंट है इनटू द डाइसैकेराइड, मतलब जितनी स्मॉलर यूनिट हो सके वो उसमें तोड़ देंगे। जैसे प्रोटीन का डाइपेप्टाइड में टूट गया, डाइपेप्टाइड को फर्दर एमिनो एसिड में तोड़ा जा सकता है लेकिन वो बाद में होगा। फिर ऐसे यहाँ पे इन्होंने डाइसैकेराइड में तोड़ दिया, फैट्स को डाइग्लिसरीड में और फिर फर्दर मोनोग्लिसरीड में, फिर उसके बाद न्यूक्लिक एसिड पे न्यूक्लियस काम करेंगे इनटू द न्यूक्लियोटाइड। फिर न्यूक्लियोटाइड को फर्दर किस में किया जा सकता है? न्यूक्लियोसाइड्स में, ठीक है। डाइपेप्टाइड्स को अब फर्दर एमिनो एसिड में तोड़ा जा सकता है, ठीक है। फैट ब्रोकन डाउन हो गए लाइपेज की मदद से विद द हेल्प ऑफ बाइल इसमें मदद कर देगा इनटू द डाई एंड मोनो। न्यूक्लियस पेंक्रियाटिक जूस में न्यूक्लियस जो पेंक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट है वो न्यूक्लिक एसिड पे वर्क करते हैं जिससे न्यूक्लियोटाइड और फर्दर न्यूक्लियोसाइड बन जाते हैं। सबसे स्मॉलर यूनिट हो गई न्यूक्लियोसाइड। एंजाइम जो सक्कस एंटेरिकस के अंदर प्रेजेंट है वो एंड प्रोडक्ट्स पर काम करते हैं। द एंजाइम इन द सक्कस एंटेरिकस एक्ट्स ऑन द एंड प्रोडक्ट ऑफ द अबाउ रिएक्शन टू फॉर्म द रिस्पेक्टिवली सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म। देखो मैंने क्या कहा कि इनको फर्दर डाइपेप्टाइड को एमिनो एसिड में तोड़ा जा सकता है, डाइसैकेराइड को फिर फर्दर मोनोसैकेराइड में, मोनोग्लिसराइड को फिर फर्दर फैटी एसिड और ग्लिसरिक एसिड में, न्यूक्लियोसाइड को फर्दर बिल्कुल स्मॉलर यूनिट में तोड़ा जा सकता है उसकी कॉन्स्टिट्यूट में फॉस्फोरिक एसिड और न्यूक्लियोसाइड जिन चीज़ों से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फोरिक एसिड नहीं होगा, सॉरी,
राइबोस शुगर प्लस तो न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट तो होता नहीं है, न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो न्यूक्लियोसाइड को फिर फर्दर किस में तोड़ा जा सकता है, राइबोस शुगर में प्लस नाइट्रोजनस बेस में, ठीक है, इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट में तोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर इन सब ने किस में काम किया है, सारे पेंक्रियाटिक जूस ने काम किया है, पेंक्रियाटिक एंजाइम ने वर्क किया है। अब ये जो पेंक्रियाटिक एंजाइम ने वर्क किया है, अब जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आया है उसको भी फर्दर तोड़ा जा सकता है। तो अब कौन काम करेगा, तो इन्होंने कहा कि सक्कस एंटेरिकस के जो एंजाइम है इन एंड प्रोडक्ट्स पर काम करते हैं अब रिएक्शन के, और सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म्स को फॉर्म करते हैं, ठीक है, सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म में उनको कन्वर्ट कर देते हैं जिससे आसानी से एब्जॉर्ब किया जा सके। तो फाइनल डाइजेशन, जो फाइनल स्टेप है डाइजेशन में, वो बहुत ज़्यादा एपिथेलियल सेल के इंटेस्टाइन की म्यूकोसल एपिथेलियल सेल के बहुत ज़्यादा करीब के पे होता है फाइनल डाइजेशन, अकर वेरी क्लोज टू द म्यूकोसल एपिथेलियल सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर सक्कस एंटेरिकस का दिखा रखा है कि डाइपेप्टाइड्स पे अमीनो एसिड में जा सकता है विद द हेल्प ऑफ डाइपेप्टाइडेज, माल्टोज ग्लूकोज में जा सकता है 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज माल्टेज की मदद से, लैक्टोज लैक्टेज की मदद से ग्लूकोज में जा सकता है प्लस गैलेक्टोज में जा सकता है, सुक्रेज की मदद से ग्लूकोज में फ्रक्टोज में जा सकता है, न्यूक्लियोटाइड को फर्दर न्यूक्लियोसाइड में न्यूक्लियोसाइडेज की मदद से शुगर प्लस बेस में जा सकता है। इसी तरीके से डाई और मोनोग्लिसराइड लाइपेज की मदद से फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में जा सकते हैं, ठीक है। अब ये जो ब्रेकडाउन हो रहा है ये हमने पढ़ा है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम रीजन में, ठीक है। अब जो सिंपल सब्सटेंस जो एब्जॉर्बल फॉर्म में है उनका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, जेजुनम और इलियम में। तो जेजुनम और इलियम रीजन का काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का काम होता है, और ड्यूडेनम रीजन में क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस कहाँ पास हो जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में। और यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कोई भी सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती है। अगर लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन की बात करें तो इसमें कुछ एब्जॉर्प्शन होता है, कुछ वाटर का, मिनरल का और कुछ सर्टेन ड्रग्स का। म्यूकस की सिक्रीशन जो मदद करती है वेस्टेड अनडाइजेस्टेड पार्टिकल को एडर करने में, इकट्ठा करने में, एक दूसरे के साथ पार्टिकल्स को एक साथ लाने में, और उसको ल्यूब्रिकेट करती है फॉर इजी पैसेज, जिससे आसानी से उसको निकलने का रास्ता निकल जाए, ठीक है। अनडाइजेस्टेड लुब्रिकेट फॉर एन इजी पैसेज, अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस कॉल्ड फीसेस एंटर इनटू द सीकम ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू इलियोसिकल वाल्व। इलियम और इलियोसिकल वाल्व के थ्रू क्या होगा, इलियम सबसे लास्ट वाला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और सीकम सबसे पहला पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर से एक वाल्व प्रेजेंट होगा जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस को, जिसे फीसेस कहा गया है, ये कहाँ एंटर कर जाता है, सीकम में, जो प्रिवेंट कर। और इस वाल्व का काम क्या होता है, ये फीकल मैटर को बैक फ्लो होने से वापस दोबारा से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से रोकता है, ठीक है। ये क्या होगा, रेक्टम में अब थोड़ी देर के लिए ये रेक्टम में क्या होगा, रुक जाता है। जो फेसेस है ये टेम्परली स्टोर्ड हुए रहते हैं रेक्टम में जब तक कि डेफिकेशन ना हो। एक्टिविटी जीआईटी की बात करें, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, तो वो न्यूरल और हार्मोनल कंट्रोल में होती है फॉर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। एक्टिविटी जीआईटी की अंडर न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल, ठीक है। यहाँ पे न्यूरल सिस्टम भी इसको कंट्रोल करता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की एक्टिविटीज़ को, और साथ साथ हार्मोनल के थ्रू भी, एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू भी, ठीक है। साइट, स्मेल और फूड की प्रेजेंस ओरल कैविटी में स्टिमुलेट कर सकती है सलाइवा के सिक्रीशन को, गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल सिक्रीशन, और ऑल्सो सिमिलरली स्टिमुलेटेड बाय न्यूरल सिग्नल। जैसे यहाँ पर हमने कहा कि ओरल कैविटी से सलाइवा का सिक्रीशन हो सकता है, साइट से, स्मेल से, सेम उसी तरीके से गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल सिक्रीशन भी सिमिलरली स्टिमुलेट किया जाता है न्यूरल सिग्नल के थ्रू, ठीक है। मस्कुलर एक्टिविटीज़ जो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर डिफरेंट पार्ट्स में हो रही है उसको मोटिवेट किया जा सकता है न्यूरल मैकेनिज्म के थ्रू, बोथ लोकल एंड थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब हार्मोन्स के थ्रू भी और सेंट्रल न्यूरल सिस्टम के थ्रू भी। हार्मोनल कंट्रोल की बात करें तो हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द सिक्रीशन ऑफ द डाइजेस्टिव जूस इज कैरिड बाय लोकल हार्मोन प्रोड्यूस बाय गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। तो हार्मोनल कंट्रोल कैसे होगा, गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा क्या करती है, कुछ हार्मोन का सिक्रीशन करती है, वो हार्मोन कंट्रोल करते हैं कि ये डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रीशन होना है कि नहीं होना। नेक्स्ट पार्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़िए अच्छे से और खुश रहिए, ठीक है।